तो आज भाग 3 केमिस्ट्री का आगे के लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का प्रयोग कैथोड के रूप में। तो देखिए, ये आपका जिंक सल्फेट का विलयन वाला बीकर है जो कि एनोड के रूप में है, उसको हम लोग वैसे ही रखेंगे। और यहाँ पर जो आप यूज कर रहे थे कॉपर सल्फेट के विलयन, उसको हटा करके यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगा देंगे। उसके बाद से जो आपका एनोड होगा उस पर ऑक्सीकरण होगा। जिंक है, ये जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन में टूटेगा। और जो रिडक्शन होगा ये हाइड्रोजन है जिस पर अपचयन होगा 2He पर प्लस, तो 2 इलेक्ट्रॉन H2 हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ई सेल होता है वह ई ऑक्सीडेशन माइनस ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन जब आप अपचयन के रूप में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया है तो इसका मान 0, और ये जो ई ऑक्सीडेशन है वैसे ही रखेंगे। तो इस तरीके से ई सेल बराबर माइनस ई ऑक्सीडेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से एनोड के रूप में और कैथोड के रूप में, दोनों के रूप में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए, उसके बाद से आज का जो टॉपिक आगे का रहेगा उसका नाम है नरनष्ट समीकरण। तो आज हम लोग नरनष्ट जो समीकरण है उसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो देखिए, एक नरनष्ट जो वैज्ञानिक थे उसने एक समीकरण दिया। समीकरण में है कि इलेक्ट्रोड विभव के सांद्रता के मध्य को दर्शाने वाली समीकरण नरनष्ट समीकरण कहलाती है। यानी आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड विभव है उसके सांद्रता को दर्शाने वाला जो समीकरण होता है उसको नरनष्ट समीकरण कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माना कि सेल में एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय का मतलब जो दोनों दिशाओं में होती है। तो ए यानी स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, रिएक्शन का चिन्ह स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी आपका होता है। तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी ए, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं एल एन क्यू। देखिए, डेल्टा जी होता है उसको गिब्स ऊर्जा कहते हैं, डेल्टा जी नॉट को मानक गिब्स ऊर्जा कहते हैं, जो आर होता है उसको गैस नियतांक कहते हैं, जो टी होता है उसको ताप कहते हैं, और जो एल एन है वो लाख के पदों में है, क्यू है। तो क्यू को हम लोग भागफल गुणांक कहते हैं। यानी क्यू की जगह पर आप जानते भी होंगे उत्पाद की सांद्रता बटा में अभिकारक की सांद्रता होता है इसका सूत्र। आगे आप इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। आगे हम लोग पढ़े भी होंगे कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, यानी डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल लिख देंगे, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए, समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। यानी समीकरण 1 में जहाँ डेल्टा जी है उसके जगह पर आप माइनस एन एफ ई सेल लिखेंगे, और जहाँ डेल्टा जी नॉट है उसके जगह पर माइनस एन एफ ई नॉट सेल लिखेंगे। तो चलिए लिख करके देखते हैं हम लोग। तो जहाँ डेल्टा जी है उसके जगह पर जब हम लोगों ने लिखा तो माइनस एन एफ ई सेल और बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल, यहाँ पर एफ छूट गया आप लिख लेंगे, माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू है, वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद से दोनों पक्षों में माइनस एन एफ से भाग देने पर तो नीचे आप देख रहे हैं माइनस एन एफ ई सेल बट्टा में माइनस एन एफ बराबर यही है माइनस एन एफ ई नॉट सेल बटा में माइनस एन एफ और प्लस आर टी एल एन क्यू माइनस एन एफ। तो देखिए, माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिल, केवल ई सेल बचेगा, और माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिल, केवल ई नॉट सेल बचेगा, और माइनस और प्लस माइनस, और ऊपर आर टी, नीचे एन एफ एल एन क्यू। उसके बाद से मान जो भी पद है उसका मान आप रखेंगे। तो ई सेल वैसे ही रखेंगे बराबर ई नॉट सेल माइनस, देखिए आर का मान 8.31 गुणे टी का मान जो होता है 298 गुणे, और एल एन क्यू के जगह पर 2.303 लाग
क्यू आ जाएगा और n गुणे फैराडे नियतांक का मान होता है 96,500। उसके बाद से पूरा मान को हल करेंगे तो ई सेल बराबर ई नाट सेल बरा माइनस 0.059 बटा में n log क्यू। अब और आगे भी बढ़ सकते हैं, तो इस तरीके से अगर हम लोग चाहें तो यही निर्णय समीकरण आता है ई सेल बराबर ई नाट सेल माइनस 0.059 बटा में n log क्यू। तो इस तरीके से हम लोग चाहें तो हम लोग रिएक्शन को या जो भी लिखना है, देखिए यहाँ से दो चीज़ और आपको बता दें। आपके प्रश्न आता है कि निर्नष्ट समीकरण को कैथोड के लिए लिखिए, तो कैथोड जानते होंगे कापर पर होता है, तो ई कापर के ऊपर 2 प्लस अपान कापर बराबर ई नाट कापर के ऊपर 2 प्लस बटा में कापर माइनस RTNF log 1 अपान कापर के ऊपर 2 प्लस इक्वस हो जाएगा। और यही समीकरण निर्नष्ट समीकरण एनोड के लिए कहेगा, तो ई जिंक के ऊपर 2 प्लस बटा में जिंक बराबर ई नाट सेल जिंक के ऊपर 2 प्लस बटा में जिंक माइनस RTNF LN और 1 अपान यहाँ पर जो होगा जिंक के ऊपर 2 प्लस आप लिख देंगे, तो यहाँ पर जिंक आप जिंक के ऊपर 2 प्लस लिख देंगे। तो कैथोड और एनोड के लिए तो देखिए निर्णय समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जान भी गए हैं कि निर्णय समीकरण को कैसे सिद्ध करना है। इसके बाद से देखिए अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसके बाद से जो नेक्स्ट आपका है उसका नाम है वैद्युत रासायनिक किसे कहते हैं, आपसे पूछा जाता है। तो इसके बाद से आइए नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। देखिए आपसे किसी ने कहा कि वैद्युत रासायनिक जो होता है सेल किसे या वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, तो देखिए छोटा सा डिफिनेशन यहाँ से आपके पास आता है। कोई पूछ सकता है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, तो विभिन्न तत्वों के उनके जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव के घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो अगर आपसे किसी ने कहा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के तत्वों के उनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव के घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। उसके बाद से आपसे पूछा जाता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्या क्या लक्षण होते हैं, तो हम बता सकते हैं कि पहला, इस श्रेणी में धातु आयनों को आक्षीकारक क्षमता में ऊपर से नीचे जाने पर वृद्धि होती है। जो यानी कहने का मतलब है कि जो आप तत्वों को रखते हैं ऊपर से जब हम लोग नीचे जाते हैं, यानी ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो जो आक्षीकरण क्षमता होता है वह बढ़ता है। दूसरा है, इस श्रेणी में धातु आयनों को अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। तो जो धातु आयनों की अपचायक क्षमता होती है जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो घटता है। तीसरा कह सकते हैं, इस श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु हाइड्रोजन से नीचे वाले तत्व उत्पन्न नहीं कर सकते। यानी जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, हाइड्रोजन से क्रिया कर सकते हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो हाइड्रोजन से क्रिया नहीं कर सकते हैं। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है और विद्युत रासायनिक श्रेणी के कुछ लक्षण है। अब आइए विद्युत रासायनिक जो श्रेणी है वो किस रूप में दिया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर है विद्युत सारणी में 298 केल्विन पर मानक इलेक्ट्रॉन विभव। देखिए आयन जलीय स्पीसीज के रूप में एवं जल द्रव के रूप में उपस्थित हैं। गैस और ठोस क्रम से G और S से दर्शाए गए हैं। देखिए ये आयन आपका है, आयरन आपका है G से, और इसका जो इलेक्ट्रॉन विभव होगा मानक इलेक्ट्रॉन 2.87। ये कार्बोनेट आयन है, इसका 1.8 है। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है। तो इस तरीके से आप देखिए जितने आपके तत्व हैं आप नीचे जाते जाइए, देखते चलिए इसको कि किस तत्व का कितना मानक इलेक्ट्रॉन विभव होता है। आप आगे चलते रहेंगे और देखते रहेंगे और इस तरीके से आप बताते रहेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी तत्व हैं वह हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वह हाइड्रोजन से क्रिया करके उसको अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी तत्व हैं बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। इसलिए हाइड्रोजन से वह क्रिया करके
हाइड्रोजन का अलग नहीं कर सकते, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर वाले सभी तत्व बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए वह हाइड्रोजन से क्रिया करके कुछ और तत्व भी यहाँ पर दिए गए हैं जिनका मानक इलेक्ट्रॉन विभव भी दिया गया है, जिससे आप इसको याद कर सकते हैं। इनकी जो क्रियाशीलता है बहुत कम होती है, इसीलिए वह हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होते हैं और हाइड्रोजन को अलग नहीं कर सकते हैं, ये जब पूछा जाता है तो। एक और देखिए यहाँ पर लिखा गया कुछ बात, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव का अर्थ है कि रेडॉक्स युग्म H+/H2 युग्म के तुलना में प्रबल अपचायक है, और धनात्मक इलेक्ट्रोड विभव का अर्थ है कि रेडॉक्स युग्म H-H2 युग्म को तुलना में दुर्बल अपचायक है। अभी आप वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में कुछ और आगे पढ़ते हैं, इसके क्या क्या अनुप्रयोग आप बता सकते हैं। देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग, पहला आपका दिया गया है कि यह रेडॉक्स अभिक्रिया की प्रायोगिक करने में सहायता होती है। एक दिया गया आयन अपने से नीचे वाले सभी धातुओं को उपचयित करेगा तथा एक दी गई धातु श्रेणी में अपने ऊपर वाली धातुओं के आयनों को अपचयित करता है। दूसरा आप इसका उपयोग बता सकते हैं कि यह गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल परिकलन करने में भी सहायता होता है, यानी कि कोई भी विद्युत वाहक बल है उसके मान को भी ज्ञात करने में सहायता करता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तीसरा ये बता सकते हैं कि यह रेडॉक्स अभिक्रिया की संभावना को प्रभावित करने में सहायता करता है। चौथा बता सकते हैं कि ये दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया को दो अर्ध अभिक्रिया के रूप में भी लिखने में भी सहायता करता है। तो इस तरीके से यह भी आपसे कोई पूछता है तो आप इसको बता सकते हैं, पूछा जाता है तो इस चीज़ को बता सकते हैं।